हेलो दोस्तों, वेलकम। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुरेज इन्फॉर्मेशन CHK पे। तो आज हम इतिहास में, हिस्ट्री में NCERT की जो है 11th की 8 की, उसमें हम टॉपिक पे एक विशेष टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो अंग्रेज़ों का भारत में कैसे विस्तार हुआ, उनके राज्य का कैसे विस्तार हुआ और फिर कब समापन की ओर कैसे कैसे पहुँचे। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो लगभग औपनिवेशिक के बारे में बताए गए, समझाए गए हैं, और इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा भारत देश पर, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया था, लेकिन इन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने ऐसे लूटा कि उसकी वो हालत हो गई कि उसके पास थोड़े दिनों के बाद लोगों में आपसी में एक दूसरे के प्रति घृणा, प्रेम भाव की जगह सब द्वेष, नफ़रत पैदा कर दिया। एक दूसरे को मार काट करने पे तुल गए। तो अंग्रेज़ों ने फूट डालो की राज अपनाई थी। तो आज हम कुछ उसके बारे में चर्चा करेंगे जो NCERT से लिया गया है, उससे फैक्ट हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, और जब तक ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी, हर एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और वीडियो को एंड तक देखते रहना, बीच में छोड़ के मत जाइए। बहुत आनंद आने वाला है कहानी को जब आप लोग समझोगे। तो बिना देरी के अब हम चलते हैं और देखते हैं कुछ थोड़ा। तो ये है प्लेटफॉर्म हमारी, मेरा नाम जैसा कि आप लोगों ने देखा, तो ये रहा मेरे बारे में जानकारी। और ये है चैनल आपका, आप लोग इससे जुड़ सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और फिर इधर है देखना, जैसा कि इसमें दिया है, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन या प्रस्ताव, विस्तार कि अंग्रेज़ों का भारत में कैसे उनके राज्य का विस्तार प्रारंभ हुआ। तो हम आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग बस शांति से ध्यानपूर्वक देखते जाइए। विस्तार के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को ये चित्र पे इमेज दिख रही होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पार्ट देखा है, पार्ट 3 है, ठीक है। भारत में कंपनी राज्य का विस्तार कैसे हुआ। तो जिस समय अंग्रेज भारत में उत्तर पूर्वी भाग में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उसी समय दक्षिण भारत में मैसूर, हैदराबाद मराठा राज्य के शासक आपसी युद्ध में व्यस्त थे। जब अंग्रेज जो थे उत्तर भाग में, मतलब ये उत्तर भाग में, इन लोगों का अपने जैसे नक्शा है, आप लोगों को भी नक्शा बना के हम दिखाएंगे। उत्तर पूर्वी भाग में रहते थे। उत्तर पूर्वी भाग से जब आए, ये उत्तर से आए, तो उत्तर पूर्वी भाग पर इन लोगों ने वहाँ पे सबसे पहले आकर, तो इनको उत्तर पूर्वी बोला जाता है क्योंकि उत्तर पूर्व से हैं। उसके बाद में जो हैदराबाद ये आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में। मराठा राज्य शासक आपसी युद्ध में व्यस्त थे। जब ये अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, तो अपने देश में, मतलब ये लोग जब आए थे 1600 में, इनकी कंपनी आई थी अपने यहाँ, 1600 में कंपनी आई थी। और उसके बाद में जब ये लोग अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, अपने देश के वहाँ पे क्रांति आई थी, तब अपने देश में, जो अपने भारत देश में राजा थे, रियासतदार थे, और ये आपस में मार काट धुंध पे जुटे हुए थे, एक दूसरे को लूटपाट में लगे थे, ताकि वह स्थिति अपने देश की इसकी हो चुकी थी कि
किसी के प्रति कोई भी किसी समय किसी तरह से हमला करके बस अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। यही थी कि एक दूसरे की एकता और सहभागिता में कोई मतलब नहीं था। एक दूसरे के सब खून के प्यासे थे, सब खून की होलियां जैसे खेल रहे थे। लेकिन वहीं पे अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे और उन्हें जब भारत में देखा कि यहाँ पे लोग एक दूसरे के प्रति ऐसा व्यवहार कर रहे हैं अपने अपने साम्राज्य का, तो उन्होंने लोगों ने साम्राज्य का उन्हें लोभ देकर किसी न किसी राजा को अपने तरफ मिलाकर दूसरे के विरुद्ध उस पर चढ़ाई कराकर उसे समाप्त कर दिया और फिर उसके बाद में उसे भी समाप्त कर दिया। तो युद्ध में व्यस्त थे। देश में शासक प्रायः अपनी कंपनी जो अपनी सीमा के विस्तार या उत्तराधिकार के लिए संघर्षरत थे, मतलब अपने अपने उत्तराधिकार के लिए कि मैं राजा बनूं, पूरे देश पे मैं शासन करूं। सब एक दूसरे की शक्ति आजमाने पे अपने अपनी लगे हुए थे। जो राजा या शासक अपने को कमज़ोर समझते थे वे अंग्रेज़ों की शरण में चले जाते थे। जो शासक से मदद मांगने के लिए जाते उन्हें अंग्रेज़ सैनिक मदद देते थे। अंग्रेज़ बदले में उस व्यक्ति से जीते हुए राज्य का कुछ भाग व अन्य रियासतें लेते थे। मतलब अंग्रेज़ बदले में क्या करते, जैसे ऐसा था किसी राजा के प्रति, जैसे बंगाल के सिराजुद्दौला वहाँ के नवाब थे, तो वो सबसे विकसित राज्य था, प्रांत था। उस समय प्रांत का प्रयोग होता था। तो उस समय पर उन लोगों ने सबसे पहले जब 1757 की क्रांति वहाँ हुई थी, उसके बाद में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। सिराजुद्दौला, अवध के नवाब, इन सब के बीच में हुआ था। जब 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, उसके बाद में इन लोगों का पूर्ण अधिकार हुआ। 1764 में जीतने के बाद में जब बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद में सारे राजाओं और रियासतदारों की हिम्मतें टूट गईं कि इतनी बड़ी देश की सेनाएं हार गई तीनों मिलकर। और जो बादशाह मुग़ल साम्राज्य के काल के शासक थे वो भी हार गए, तो सबकी हिम्मतें टूट गईं। और अंग्रेज़ एक दूसरे को बहकाकर और उसका साम्राज्य से दिला देते थे और उसमें से अपने लिए कुछ राज्य जीते हुए मेन चीज़ें वस्तुएं रख लेते थे। और जो भारतीय शासक अंग्रेज़ के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए। इन लोगों के पास इतना दिमाग था, फूट डालो राज की नीति अपनाई। अंग्रेज़ थे लगभग 90 वर्षों में 1764, ये आपका फैक्ट है, 1764 1856 ईस्वी भारत के अधिकांश हिस्से पर राज्य करने लगे थे। 90 वर्षों में जो था 1764 से और 1856 तक भारत के अधिकांश हिस्से में लगभग अंग्रेज के हाथों में आ गए थे। उसी समय दक्षिण भारत में मैसूर के हैदराबाद तथा मराठा शासक के आपसी युद्ध में व्यस्त थे। देश के शासक अपनी सीमा का विस्तार, उत्तराधिकारी के पर्याप्त संघर्ष थे। राजा शासक अपने को कमज़ोर समझते थे और अंग्रेज चले जाते थे। ये हमें लगता है डबल आ गया है, कोई नहीं, इसके लिए सॉरी, देख लेते हैं। हाँ, ये जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 में, 1769 में। उधर 1764 में तो बक्सर का युद्ध ही हुआ था। लेकिन सारे देश में थोड़ी न, सिर्फ बंगाल पे उनका शासन हुआ था, कब्जा हुआ था, पूर्ण रूप से उनकी शासन सत्ता हाथ में आने लगी थी। हैदर अली को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने क्योंकि हैदर अली जो था बहुत शक्तिशाली और प्रतापी राजा था, वो अंग्रेज़ों के प्रति एकदम से इतना विरोधी था, कट्टर विरोधी था।
अब हैदर अली आगे बढ़ने से रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने हैदर अली के विरुद्ध निज़ाम मराठों, ये यहाँ पे ध्यान देना, निज़ाम मराठों कर्नाटक के नवाब एक सम्मिलित मोर्चा बनाया। कर्नाटक के नवाब का एक सम्मिलित मोर्चा बनाया, किंतु हैदर अली विचलित नहीं हुआ। उसने मराठों को धन देकर और निज़ाम को उत्तर का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। पहले तो दिमाग खेल लगाया और यही जीतेगा। इसके पश्चात उसने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और 1.5 वर्ष तक युद्ध होता रहा। सोचो कितने दिन तक होता रहा, 1.5 वर्ष तक। हैदर अली ने मद्रास चेन्नई को घेर लिया और 4 अप्रैल 1769 को हैदर अली तथा अंग्रेज़ों के मध्य संधि हुई। अच्छा, अंग्रेज़ ऐसे थे, जब जानते थे कि मैं हारने वाला हूँ तो ये लोग संधि कर लेते थे। संधि के नाम पर ये लोग निकल जाते थे, इतने ये लोग हरामखोर थे। संधि के द्वारा जीते हुए प्रदेश को एक दूसरे को लौटा दिया गया और विपत्ति में एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया गया। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते थे, ये राजनीति खेलते थे। सिर्फ ये अपने प्रति जीत जाते थे तो उससे अपने में मिला लेते थे और उसको अपना गुलाम बना लेते थे एक तरीके से। ये कुछ दिए हुए हैं यहाँ पे। 18वीं शताब्दी मतलब 1701 से 1800 1800 1701 से 1701 से यहाँ पर जो थी 1701 से थी 1799 तक, 1800 शताब्दी थी। यहाँ पर काबुल, ये यहाँ पर आपको काबुल दिख रहा होगा, यहाँ पर गजनी। लेकिन आप सबसे पहले देखिए कि इनका जो रहते थे, ये यहाँ पर अवध था, एक अवध, और इनका हैदराबाद। ये आपका यहाँ तक एरिया हैदराबाद की निज़ाम वाला, ये यहाँ पे हैदराबाद थी। और ये मैसूर है आपका, ये मैसूर रहा यहाँ पर। श्रीरंगपट्टनम ये यहाँ पर था, ये मछलीपट्टनम। और इन लोगों ने 1764 में अवध का नवाब ये था, और बंगाल का था नवाब सिराजुद्दौला। और यहीं पे कहीं था बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। और जो नवाब थे मुग़ल सल्तनत के बादशाह शाह आलम द्वितीय, तीनों ने मिलकर एक साथ बहुत बड़ा युद्ध लड़ा 1764 में, बक्सर का युद्ध जो 1764 में। लेकिन तीनों सेनाओं ने मिलकर युद्ध लड़ा, फिर भी वो हार गए। यहीं से अंग्रेज़ों ने अपनी शासन की नींव डाली। पहले तो व्यापार का था, लेकिन यहीं से उनकी हिम्मत पड़ गई, फिर उनकी ताकत तत्पर बढ़ती चली गई। फिर उसके बाद में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध फिर दोबारा हुआ। लेकिन अंग्रेज़ कहाँ, फूट डालो राज करने वाले हमेशा औपनिवेशिक बना रखा था, लोगों को गुलाम बना के रखा था अपने लाभ के लिए, ताकि उनको कितने ज़्यादा से ज़्यादा उनका शोषण कर अपना लाभ कमाना था। 1771 में मराठा हैदर अली पर आक्रमण कर, जो मराठा थे, मराठा को तो आपको पता होगा, शिवाजी, ये सब, हैदर अली पर आक्रमण कर दिया। परंतु 1769 में हैदर अली एवं अंग्रेज़ों के मध्य हुई संधि के अनुसार
अंग्रेज़ों ने हैदर अली की सहायता नहीं की और इससे हैदर अली ने निज़ाम तथा मराठों से मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को पराजित कर आकोट जीत लिया। इसी बीच अंग्रेज़ों ने निज़ाम और मराठों को हैदर अली से अलग कर दिया। हैदर अली इस स्थिति का सामना किया परंतु नवंबर 1781 ईस्वी में पराजित हुआ, हार गया। देखने ऐसा हुआ कि जो उसकी सेना उसके साथ में आने वाली थी उसने धोखा दिया और वो हार गए। 1782 में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को बुरी तरह से हराया और दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई और हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र टीपू सुल्तान, ये टीपू सुल्तान हैदर अली का ही पुत्र है, ने का राज्य उत्तरदायित्व संभाला। टीपू ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा, सोचो 1 वर्ष तक। अंत में दोनों पक्षों में मोर्चा। 1784 में मंगलौर की संधि, अब फिर ये देखो हरामखोर यहाँ पे संधि अंग्रेज करने हुई। दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रांत लौटा दिए। अंग्रेजों की नीति ही थी, वो अगर हार जाते तो वो बस संधि करते थे, बहाने बना के ढकोसलेबाजी निकल लेते थे। फिर यहाँ पर है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, फिर तिबारा हुआ। फिर कब हुआ? 1790 से 1792 तक। इधर फर्स्ट स्टार्ट कब से हुआ था तो याद रखना 1767 यानी बक्सर के युद्ध के बाद में 1767 से 1769 2 साल चला और उसके बाद में फिर यहाँ पे 1780 से 1784 तक 4 साल चला। उसके बाद में अब है 1790 से 1792 अंग्रेज़ों का मैसूर के विरुद्ध टकराव और 1790 में हुआ। टीपू कोचीन रियासत को अपने अधीन मानता था। श्रवणकोर के महाराजा ने डचों से कोचीन रियासत में स्थित जयकोट और क्रगानूर मोल लेने का प्रयत्न किया था, जिसके कारण टीपू सुल्तान ने आक्रमण कर दिया। अंग्रेज़ों ने श्रवणकोर के राजा के पक्ष में टीपू सुल्तान पर आक्रमण कर दिया। ऐसा था जो टीपू सुल्तान मानता था कि यह मेरे राज्य का हिस्सा है या मेरे अधीन है, तो उसने कोचीन की रियासत जो जयकोट क्रगानूर मोल लेने का प्रयत्न किया था, जिस कारण से टीपू ने आक्रमण कर दिया। अंग्रेज़ों ने श्रवणकोर के राजा के पक्ष में टीपू पर आक्रमण कर दिया। ये हमेशा मौके की ही तलाश में रहते थे। जो अंग्रेज़ थे ये हमेशा बस मौके के तलाश में रहते थे कि कब मेरा शिकार फंसे और मैं उसे झपट लूँ। अंग्रेज़ी सेना बेल्लौर और अम्बूर से होती हुई बंगलौर तक पहुंच गई, जिसे उसने मार्च में 1791 में जीत लिया। जो अंग्रेज़ी सेना बेल्लौर और वहाँ से जो अंग्रेज़ी सेना थी वहाँ से सब लोगों को एकदम से भेजा। जो उस समय वहाँ पर शासन था उसने वहाँ से भेज दिया तुरंत अपनी सेना को। सोचा कि इन लोगों के बीच में हो रहे, इससे अच्छा मौका नहीं होगा, तो टीपू सुल्तान के विरुद्ध सेना की टुकड़ी भेज दी। मंगलौर तक पहुँच गई, जिससे उसने मार्च 1991 में जीत लिया। अंग्रेज़ी सेना श्रीरंगपट्टनम तक पहुँच गई। अंग्रेज़ी सेना ने कोयम्बटूर भी जीत लिया, परंतु शीघ्र ही वे पुनः उसके हाथ से खो बैठे। मराठा तथा निजाम के सहायता से उन्होंने पुनः श्रीरंगपट्टनम की ओर चढ़ाई की। टीपू ने इसका कड़ा विरोध किया। जब टीपू ने देखा कि युद्ध जारी रखना असंभव है तो उसने 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली
इस संधि के अनुसार उसे अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेजों तथा उसके संधियों को देना पड़ा। इसके अंतर्गत अंग्रेजों को 12 महल, डिंडीगुल और मालाबार मिला। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में भी देना पड़ा। युद्ध के इस दौर में टीपू सुल्तान की बहुत क्षति हुई और वह अपने राज्य को पूर्णतः समाप्त होने से बहुत कठिनाई से ही बचा पाया। अब इनको युद्ध के साथ में इनका भी नुकसान हुआ, लेकिन इन्होंने सोचा कि मेरे पास संसाधन कम पड़ रहे हैं और सेना भी बहुत समाप्त हो चुकी है, तो इन्होंने संधि कर ली अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ों ने इन पर क्या किया कि 12 महल, डिंडीगुली और मालाबार में मिला टीपू से 3 करोड़ साथ में रुपए भी लिए। क्षति जो नुकसान हुआ था अंग्रेज़ों ने उसके विरुद्ध कि मेरा जो नुकसान हुआ वो भी भरपाई करो, और बाकी जो स्थान थे 12 महल, डिंडीगुल, ये सारे ले ही लिए। फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर फिर हुआ। अच्छा, ये सब कर्नाटक के पास में हो रहे थे आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर 1799 में फिर चालू हुआ। अच्छा, 1798 में भारत में लॉर्ड बेनेजली आया तो उसने साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। लॉर्ड बेनेजली ने देसी राजाओं को अपने अधीन करने की योजना बनाई। जो लॉर्ड बेनेजली था ये भी बहुत अजीब इंसान था। एक तरीके से माना जाए कि ये भी साम्राज्यवादी का बहुत बड़ा समर्थक था। उसकी यह योजना सहायक संधि कही जाती है कि संधि के बहाने बस इसे राज हड़पना था। ये रहे कुछ चित्र, देखो कैसे बैठे हैं ये लोग। जब ये लोग शासन इनके हाथ में पहुंचा तब ये लोग कैसे कैसे संधि में, लड़ाई में साथ दे रहे हैं। फिर रेजिमेंट राज्य का भ्रमण करते हुए सहायक संधि के अंतर्गत देसी राजाओं पर यह दबाव डाला गया कि अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाएं और उन्हें अंग्रेजी के राज्य और आंतरिक सुरक्षा, बाह्य शक्तियों से रक्षा करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेगा। मतलब अंग्रेजों ने देसी राजाओं पर यह दबाव डाला कि अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाएं, मतलब हमारी सपोर्ट ले और अपने महल अपने पास हमारी एक सेना की टुकड़ी रखें, ताकि आंतरिक और बाह्य शक्तियाँ जो मतलब खतरे हैं उनकी हम उत्तरदायित्वपूर्ण हम उनकी सुरक्षा कर सकें। जब आंतरिक बाहरी मतलब जब कोई भी आंतरिक विद्रोह भी ना हो, बाहरी विद्रोह ना, इनको एक तरीके से इनडायरेक्टली रेगुलेट करना था, मतलब अपने अधीन करना था। इस संधि को स्वीकार करने वाले शासकों को कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करना था। इस शासकों ने अपने खर्चे पर अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी रखनी पड़ती थी। जो राजा थे उनको अपनी टुकड़ी रखने पर मजबूर कर देते थे, जो अंग्रेज़ों की टुकड़ी रखते थे। और इनसे क्या हुआ, सबसे बड़ी एक विशेषता यह हुई कि जब राजाओं के पास ये लोग अपनी सेना की टुकड़ी भेजते थे तो उन पर सारा बोझ सेना का हो जाता था और सेना आंतरिक मामले में भी हस्तक्षेप करती थी। उन पर शर्तें लगा देती थी, किसी भी राजा से संधि नहीं करोगे और आंतरिक या बाहरी कोई भी अगर बात होती तो सबसे पहले मुझसे बताओगे और किसी से कोई मित्रता नहीं करोगे। तो इनकी सेनाओं का विस्तार होता चला गया। राजाओं के मध्य रख दिया सेना, अपनी खर्चा सारा राजा देगा और इनको बस, और ये लोग उन पर इनडायरेक्टली हस्तक्षेप करने के लिए यह नीति अपनाई थी। खर्च वहन न कर पाने की स्थिति में राज्य का कुछ भाग कंपनी को देना पड़ता था। जब कर नहीं दे पाते थे, खर्च नहीं सेना दे पाते थे, तो राज्य का कुछ भाग देना पड़ता था कंपनी को। कंपनी की अनुमति के बिना उन्हें किसी भी युद्ध अथवा संधि करने का अधिकार नहीं था। उन्हें अपनी राजधानी में कंपनी सरकार को रेजिमेंट रखना पड़ता था जो राज्य पर निगरानी रखता था। इसी नीति के
अंतर्गत अंग्रेजों ने मैसूर, तंजौर और सूरत, कर्नाटक, हैदराबाद पर कब्जा कर लिया। यह नीति इनकी राज्य हड़प साम्राज्यवादी की थी, जिसके पास ऐसी शर्तें रख दो ताकि वह पूरी न कर सके और राज्य हड़प लो, अपने साम्राज्य में मिला लो। उसके बाद बेनेजली आया, हरामखोर। बेनेजली ने यह निश्चय किया कि या तो टीपू का अस्तित्व पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए, मतलब मार दिया जाए, या उसे अपने अधीन बना लिया जाए। इसके लिए उसने टीपू सुल्तान पर यह दोष लगाया कि निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। यह उसके खिलाफ एक इल्ज़ाम लगाया, दोष फैलाया और उस पर बिला वजह का दोष लगाया, ताकि भेदभाव करने पर, उसको भड़काने पर, राजाओं का सपोर्ट लेने के लिए ये अंग्रेज़ों ने चाल चली और विभिन्न देशों से मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध व्यवहार कर रहा है। मतलब अंग्रेज़ों का कहना है जो और भी हैं, फ्रांस अंग्रेज़ों के बहुत बड़े विरोधी हैं। सोचा फ्रांस वालों से ये सपोर्ट करेगा तो फ्रांस वाले इसकी मदद करेंगे तो हमारा कमज़ोर पड़ जाएगा, हमारी शक्तियाँ शायद कमज़ोर पड़ जाएं। और ये सभी आरोप उसके उद्देश्य पूर्ति के लिए पर्याप्त थे, ताकि आरोप ऐसे लगाते थे ताकि उनको हस्तक्षेप करने में समर्थन मिले और जिन राजाओं को भड़काएंगे वो भी उसके साथ में आ जाएंगे। तो उसने टीपू के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया। मई 1799, ये याद रखना, मई 1799 जो ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध है। अंग्रेज़ों को श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया। अंग्रेज़ों ने जो श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग था वो जीत लिया। टीपू बहादुरी के साथ लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। मैसूर पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्थापित हो गया। एक और साम्राज्य अपने में मिला लिया। दक्षिण भारत के इतिहास में टीपू का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। उसने अपनी वीरता, साहस और आत्माभिमान को कभी नहीं छोड़ा और बेनेजली की सहायक संधि का अस्वीकार कर दिया। उसकी यह प्रिय उक्ति थी कि एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन ध्यान रखना, बिल्कुल सही, एक दिन एक शेर की तरह जीना बेहतर है। मतलब एक दिन शेर की तरह जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। इसी उक्ति का पालन करते हुए श्रीरंगपट्टनम द्वार पर लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया, मारा गया। मराठों से संघर्ष। मुगल साम्राज्य की पतनावस्था में मुगलों की केंद्रीय सत्ता दुर्बल और प्रभावहीन हो चली थी। उधर मराठा संघ, जिसमें नागपुर के भोसले और बड़ौदा में गायकवाड़, इंदौर के होलकर और ग्वालियर के सिंधिया, ये याद रखना है, जो नागपुर के भोसले और बड़ौदा के गायकर, इंदौर के होलकर और ग्वालियर के सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया और मुख्य सरदार थे, जिनका प्रमुख पेशवा होता था और उत्तर भारत की ओर अपना प्रभाव विस्तृत कर लिया था। परंतु अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने, जो भारत पर अधिकार करना चाहता था, मराठा संघ की सेना को सन 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित किया और जिससे मराठा शक्ति का बहुत क्षीण हो गई। जो मराठा शक्ति थी वह क्षीण हो गई। मुगल साम्राज्य की पतनावस्था में मुगलों की केंद्रीय सत्ता निर्बल, प्रभावहीन हो चली। मतलब जब से औरंगजेब की मृत्यु हुई, उस समय से पता लगा कि जो मुगल साम्राज्य है और राज्य है वह कमज़ोर है, तो इसलिए सब जगह जगह से विद्रोह फूटने लगे और साम्राज्यवाद का विस्तार करने लगे।
मराठों के प्रमुख नेताओं को ध्यान अब पुणे जो आज का पुणे है पर केंद्रित होने लगा और पेशवा प्रधानमंत्री पाने के लिए अपने आपसी होड़ होने लगी। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि अंग्रेजों को मराठा सरदारों के आपसी कलह का लाभ उठाने का अवसर मिल गया। ये भी ना बहुत अजीब भारत की दास्तानें थी कि जो राजा थे वो एक दूसरे को मार काट चढ़ाई अपने साम्राज्य को विस्तार के लिए कभी एकजुट नहीं हुए, कभी समर्थन नहीं हुआ, कभी सोचा ही नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि आज शासन इतने दिन तक अंग्रेज़ों का भारत में रहा और गुलाम बनाकर रखा, शोषण किया। 1772 में पेशवा माधव की मृत्यु के बाद चाचा रघुनाथ और पेशवा बनना चाहता था, परंतु उसके पद की लालसा ने अपने भाई के बेटे नारायण राव का वध करवा दिया। जो पेशवा वंश था 1772 में पेशवा माधव राव की मृत्यु के बाद उसका चाचा था रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था और उसने पद की लालसा में अपने भाई नारायण राव का वध करवा दिया। उसके कार्य से मराठा नाराज हो गए और नारायण राव ने नवजीत पुत्र को पेशवों की गद्दी पर बैठा दिया। उसकी सुरक्षा और शासन संचालन के लिए नाना फडणवीस की देखरेख में एक संरक्षण परिषद का गठन किया। रघुनाथ राव अंग्रेजों की शरण में चला गया और अंग्रेजों से सहायता मांगी। वे उसके लिए तैयार बैठे थे। अंग्रेजों और मराठाओं के बीच प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी में हुआ, जो 7 वर्षों तक चला, परंतु नाना फडणवीस के कुशल नेतृत्व और मराठों की सैन्य शक्ति के आगे अंग्रेजों को अधिक सफलता न मिल सकी। अंत में सालबाई नामक स्थान पर 1782 में दोनों पक्षों के बीच संधि हो गई और इसके अनुसार नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा स्वीकार कर लिया गया और सन 1800 में फडणवीस की मृत्यु हो गई और मराठाओं पर आपसी संघर्ष के बादल मंडराने लगे। यही है जड़, सारे इतिहास की जड़। कलह लाभ उठाने का अवसर फिर से अंग्रेजों को मिल गया। 1772 में पेशवा की मृत्यु के बाद चाचा रघुनाथ राव पेशवा बनाना चाहता था, परंतु उसके बाद लालसा की अपने भाई बेटे नारायण राव को वध करवा दिया। उसने कार्य में मराठा नाराज हो गए और नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा गद्दी पर बैठा दिया। उसकी सुरक्षा और संचालन के लिए नाना फडणवीस को देखरेख में एक संरक्षण परिषद का गठन किया गया। रघुनाथ राव अंग्रेजों की शरण में चला गया और उसने अंग्रेजों से सहायता मांगी। वे उसके लिए तैयार बैठे थे। अंग्रेजों और मराठाओं के बीच प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी हुआ और जो 7 वर्षों तक चला, किंतु नाना फडणवीस कुशल नेतृत्व और मराठाओं की सैन्य शक्ति के आगे अंग्रेजों को अधिक सफलता न मिल सकी। अंत में सालबाई नामक स्थान पर सन 1782 में दोनों पक्षों के बीच संधि हो गई और इसके अनुसार जो नारायण राव पुत्र को पेशवा स्वीकार कर लिया गया और सन 1800 में फडणवीस की मृत्यु हो गई। मराठाओं पर आपसी संघर्ष के बादल मंडराने लगे। बस एक दूसरे की कम मैं इसे समाप्त कर राज्य अपने नाम करूं। बस एक दूसरे को बस राज तिलक और राज सिंहासन चाहिए था। बशर्ते राज्य में क्या हो रहा है, क्या प्रांत में हो रहा है, क्या देश में हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। मराठाओं ने बेले जंगली की संधि से अपने को दूर रखा था, किंतु नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद सिंधिया, होलकर और पेशवा बाजीराव द्वितीय में प्रमुख शक्ति बनने के लिए आपस में संघर्ष प्रारंभ हो गए थे। बाजीराव द्वितीय और फडणवीस की मृत्यु के बाद जो सिंधिया होलकर थे, उनकी आपस में युद्ध चल रही थी। होलकर ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को सिंधिया की सेना को पराजित कर दिया और पूना पर अधिकार कर लिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भागकर अंग्रेजों से शरण ली
और अंग्रेज़ों ने संघर्ष को पेशवा की सहायता को स्वीकार किया और अंग्रेज़ों ने सहायता से पूर्व अंग्रेज़ों की संधि स्वीकार करने पर बाध्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप पेशवा एकाधिकार समाप्त हो गया। जीतने के बाद किसी न किसी बहाने से ऐसी शर्तें रख देते थे कि वह मजबूर ही हो जाते, उसे बर्बाद ही कर देते थे। परंतु भोसले तथा सिंधिया को एक अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने लॉर्ड बेनेगली के विरुद्ध द्वितीय मराठा युद्ध 1803 में शुरुआत हुआ। अंग्रेज़ों की जीत हुई और अंग्रेज़ों ने उन्हें परास्त किया, अपमानजनक संधि के लिए विवश कर दिया। सिंधिया के अंग्रेज़ों के साथ सुरजी अर्जुन गांव की संधि और भोसले को अंग्रेज़ों के साथ देव गांव की संधि करनी पड़ी। संधि के तहत दोनों मराठा सरदारों को अपने राज्य और काफ़ी हिस्सों को अंग्रेज़ों को दान देना पड़ा। अपने अपने राज्य में अंग्रेज रेजिमेंट रखना स्वीकार किया। इसके पश्चात कंपनी में होल्कर के विरुद्ध तृतीय मराठा युद्ध 1804 और 1805 को छोड़ दिया। उसमें से अंग्रेज सफल हुए। अंग्रेज़ों के बीच राजपुर घाट और 1806 ईस्वी की संधि हो गई। जो कंपनी में होल्कर के विरुद्ध तृतीय मराठा युद्ध शुरू हुआ था 1804 और 1805 में, जिसके अंग्रेज सफल रहे, जिसलिए उनको सपोर्ट मिला और वह सफल भी हुए। दोनों के बीच राजपुर घाट में 1806 में संधि हो गई। यदि मराठों की शक्ति कमज़ोर हो गई थी, फिर भी वे अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए संयुक्त मोर्चा बनाने को तैयार थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पूना में स्थित अंग्रेजी रेजिडेंट तथा नागपुर की स्थित रेजिडेंट में आक्रमण कर दिया। यह मराठा एवं अंग्रेज़ों के बीच अंतिम युद्ध था, जो चतुर्थ मराठा युद्ध 1817 नाम से प्रसिद्ध है। इसे याद रखने के लिए महत्वपूर्ण है और प्रसिद्ध है। यह मराठा युद्ध को सम्मिलित सेना अंग्रेजी सेना से हार की गई सिंधियों में होल्कर के अधीन राजपूताना राज्य अंग्रेजियों के अधीन हो गए और जो राज्य पूर्णतः अंग्रेजी शासन के अंतर्गत नहीं थे, वे भी प्रत्यक्ष रूप से अपने नियंत्रण में थे। बाजीराव द्वितीय का पूना प्रदेश अंग्रेजी शासन के अंतर्गत वे प्रत्यक्ष रूप से उनके नियंत्रण में थे। बाजीराव द्वितीय पूना प्रदेश में अंग्रेजी राज्य के विलय कर लिया और अंग्रेजों ने पेशवा के पद को ही समाप्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर उसे निकाल दिया। अब डलहौजी की नीति देखिए। ये डलहौजी है जी, ये नाना साहब है और डलहौजी जो आया ब्रिटेन का गवर्नर जनरल लॉर्ड बेनेगली। सहायक संधि की नीति द्वारा बेनेगली ने भारत के अनेक राजाओं को अपने नियंत्रण में कर लिया था। उसी प्रकार लॉर्ड बेनेगली ने राज्यों को हड़पने की एक नीति अपनाई और इसी ने ही नीति के अंतर्गत यह निश्चित घोषित कर दिया कि भारत में जिन जिन राजाओं को कोई पुत्र नहीं है, वे अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी को गोद नहीं ले सकते। हिंदू धर्म और की मान्यता के अनुसार प्रत्येक संतानहीन व्यक्ति को गोद लेने का अधिकार प्राप्त है, किंतु डलहौजी ने अंग्रेजों के राज्य के अधीन किसी भी संतानहीन भारतीय नरेश को गोद लेने का अधिकार निषेध कर दिया। और इस नीति के अंतर्गत 17 सबसे पहले ये इतने, अब इनके लिए ऐसा शब्द कहें तो वो भी कम है। इन लोगों की नीति ऐसी थी कि जो राजा हुआ करते थे, सोचा कि जो लॉर्ड डलहौजी आया तो ये सोचा कि अपने राज्य का विस्तार कैसे करें, मतलब राज्य का शासन का विस्तार कैसे करें और कमाई करें। तो इन लोगों ने सोचा जो रियासती राजा हैं उनको राज हड़प की नीति लगाई और शासन के द्वारा
उन पर क्या शर्तें रख देता था कि जो राजा होरे नरेश हैं उनकी अगर कोई संतान नहीं है पत्नी की तो वो किसी का बच्चा मतलब गोद नहीं ले सकते, निषेध कर दिया। जैसे और इसी में पहले कौन से प्रांत को अपने बस में किया? पहला है सतारा, दूसरा नागपुर, उदयपुर, जैतपुर और बघाट, संभलपुर तथा झांसी राज्यों को अंग्रेज के राज में मिला लिया। और डलहौजी ने यह नीति अपनाई कि भारतीय नरेशों को दी जाने वाली पेंशन तथा उपलब्धियों से भी वंचित कर दिया जाए। कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा नाना साहब की पेंशन की उपाधियां समाप्त ही कर दी। सोचा इससे छुटकारा ही पाने का कोई तरीका लाएं जिससे बेटर रहे और हमें जो देना वो भी ना दिया जाए। फिर अंग्रेज़ों ने दूसरा क्या योजना है? अंग्रेज़ों का अवध, बनारस और रुहेलखंड पिंडारियों से युद्ध। जो रुहेलखंड में है अंग्रेज़ों ने अवध के बनारस पिंडारियों का युद्ध। अब देखिए यहाँ पर पहला हुआ 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी तथा नवाब वाजिद अली शाह के बीच, और नवाब वाजिद अली और शाह को शासन एवं आक्रामकता का आरोप, और परिणाम क्या हुआ? अवध राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। फैजाबाद संधि अंग्रेजों को 22.5 लाख रुपए कर के रूप में दिए। नवाब कलकत्ता में नज़रबंद जीवन निर्वाह के लिए 12 लाख रुपए सालाना पेंशन दी गई। जो फैजाबाद की संधि हुई इसमें अंग्रेज़ों ने 22.5 लाख रुपए के रूप में दिए और उन्हें कलकत्ता में नज़रबंद के निर्वाह के लिए 12 लाख रुपए दिए। फिर दूसरा है रुहेलखंड जो 1773 में है। ये संधियां हैं देखना। रुहेलखंड है 1773। वारेन हेस्टिंग तथा रुहेल सरदार हाफिज रहमत खां रहेला सरदार द्वारा अवध के नवाब को भी 40 लाख देने से मना कर देना। जो रहेला सरदार था अवध के नवाब को, उसने मना कर दिया था कि इसको मत दो। और उसके बाद हाफिज रहमत खां मारे गए। रुहेलखंड के अधिकांश भाग को अवध राज्य में मिलाना, शेष भाग पर रामपुर की रियासत स्थापित होना। फिर दूसरा है बनारस। फिर है बनारस 1780 में वारेन हेस्टिंग यहाँ भी है तथा राजा बेल सिंह है। अंग्रेजों द्वारा फैजाबाद संधि को तोड़ना तथा अधिक घन घुड़सवार तथा बंदूक की मांग मना करने पर चेल सिंह को 50 लाख रुपए का जुर्माना। मतलब जो संधि करता था उसको इतना निचोड़ देता था कि शायद फिर कभी किसी लायक ना रह जाए। दोनों के बीच संघर्ष हुआ और हेस्टिंग द्वारा विद्रोह का दमन कर दिया गया। अब हेस्टिंग आया। चित्र सिंह और भतीजे राजा बनाया गया। जो चित्र सिंह थे भतीजे को राजा बनाया गया। 22.5 लाख रुपए के वार्षिक कर को बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया। पिंडारियों से युद्ध लूट मार करने वाले जो लोग हैं वो देखना 1818-1819 तक लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा पिंडारी के अमीर खां और करीम खां, वासिल मोहम्मद तथा टीपू चीलू थे। ये सब पिंडारियों छापामार युद्ध में परेशान होकर और बहुमत से पिंडारी मारे गए और अमीर खां को अंग्रेजी की शरण ली और उसे टाक की जागीर प्रदान कर दी। और करीम खां को, जो करीम खां थे, उनको अंग्रेज़ों की शपथ ली। उसे गोरखपुर ज़िले में क्या चीफ बना दिया गया, जागीर मिली। फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया? फिर अंग्रेज़ों का नेपाल तथा बर्मा, अब आप देख रहे हो कि ये आपका हिस्सा हुआ। जो म्यांमार है
ये यहाँ पर है इधर इस टाइप में, म्यांमार इधर है इस साइड में, और वर्मा नेपाल आपका ये यहाँ पर है, नेपाल और वर्मा भी वहीं पे है। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, कब्जा कर लिया था। अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था। युद्ध अब देखते हैं यहाँ का युद्ध कैसे क्या हुआ। युद्ध जो हुआ था नेपाल युद्ध 1814 से 1816 तक लॉर्ड हेस्टिंग तथा गोरखा, और सन 1814 में गोरखाओं के द्वारा अंग्रेजों के अधीन बस्ती जिले के निकट शिवराज और बुटबल क्षेत्रों पर अधिकार, युद्ध विलय के कारण, और परिणाम में अंत में गोरखे पराजित हुए। और फिर संधि का प्रस्ताव देखते हैं। 1816 में सिंगौली की संधि अंग्रेजों के कुमाऊं, गढ़वाल और क्षेत्र हिमालय पर्वत पर तराई क्षेत्रों का मिलना, गोरखों द्वारा सिक्किम पर अधिकार छोड़ना और नेपाल की राजधानी काठमांडू को एक अंग्रेज रेजिडेंस रहने लगा। लॉर्ड हेस्टिंग का था। फिर बर्मा में प्रथम युद्ध हुआ 1824 में। 1826 में लॉर्ड एम्टहार्ट लंबा वर्मा तथा वर्मा, उसके बाद में वर्मा द्वारा अंग्रेजों में चटगांव, ये है आ गया चटगांव, ढाका, मुर्शिदाबाद और कासिम बाजार क्षेत्र की मांग, अंग्रेजों की विजय, यंगून पर अधिकार। 1826 में यम्बूब की संधि हुई, अंग्रेजों को अरकान और ताना शरीफ के प्रदेश प्राप्त हुए और मणिपुर को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया, और जो वर्मा के अंग्रेजों के मध्य व्यापारिक समझौता हुआ। वर्मा द्वितीय युद्ध 1652 से लॉर्ड डलहौजी आया बीच में, और अंग्रेज व्यापारियों द्वारा सरकार के नियमों का उल्लंघन, और वर्मा पराजित हुआ, और मर्तवान में यगून पर अंग्रेजों का अधिकार, वर्मा का समूचा दक्षिणी और भाग अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। अंग्रेजों का अफगान में सिंह और सिखों अफगान में सिंह और सिखों का युद्ध, युद्ध में देखना अफगान का युद्ध कैसे हुआ यहाँ पर। अफगान युद्ध 1838 से 1842 लॉर्ड आर्कलैंड और तथा अफगान। अंग्रेज कौन से थे? रूसी थे। आक्रमण था भय था क्योंकि रूस एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा था, और उधर अंग्रेज को भारी क्षति हुई थी, और शाहभुजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच एक त्रिपक्षीय संधि हुई। इसमें शाहजुदा को अफगानिस्तानी की गद्दी पर बिठाना तय हुआ। सिंधु युद्ध में था 1843 में लॉर्ड एलनबरो और तथा सिंध की शासक अंग्रेजों द्वारा सिंध प्रांत को अपने राज्य में मिलाने पर सिंध के अमीर पराजित हुए, और सिंध प्रांत की अंग्रेजों राज्य में मिला लिया गया। फिर था यहाँ पर अंग्रेजी शासकों का यहाँ पर मिलना। तो आप ये देख रहे हैं, देख लो जरा यहाँ पर है। फिर प्रथम सिख 1846 से 1846 तक, 45 से 46 तक लॉर्ड हार्डिंग और तथा सिख सेना ने सतलज नदी पार करके अंग्रेजी सेना पर आक्रमण किया। सिख सेना पराजित हुई और पंजाब के कुछ विश्वासघाती सेना नायक अंग्रेजों से जा मिले थे, जिस कारण लाहौर में की संधि 1846 में करनी पड़ी। जालंधर तथा सतलज और ब्यास नदियों को भी दोआब राज्य में मिला लिया गया। युद्ध के हर्जाने के रूप में सिखों को 1.5 करोड़ रुपए देना पड़ा। इस धनराशि को न तो दे पाने के कारण पंजाब राज्य का जम्मू कश्मीर भाग गुलाम सिंह को बेचना पड़ा। और जो यहाँ पे है, जो
तृतीय है। जो तृतीय सिख युद्ध हुआ था तो 46 से शायद 49 तक हुआ था। लॉर्ड डलहौजी तथा सिख और अंग्रेजों द्वारा सिखों के मुल्तान दुर्ग पे अधिकार और सिख का जो था अंग्रेजी से पराजित हुई और अंग्रेजों ने 1849 ईस्वी में पंजाब और पूर्ण अधिकार कर लिया गया। अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर अधिकार कर लिया गया। ये हुआ यह हुआ। और तो आपने देखा 1838 से स्टार्ट हुआ और 1849 में ख़त्म हुई कहानी। फिर अब कहानी देखते हैं। यहाँ पर है, अंग्रेजों की सैन्य शक्ति बहुत उन्नत थी। उनके सैनिक अपेक्षाकृत अधिक कुशल और प्रशिक्षित थे। उनके पास शस्त्र न केवल प्रचुर मात्रा में थे बल्कि वे उच्च तकनीक पर भी आधारित थे। अंग्रेजों के पास उनके पास जहाजी बेड़ा था, लेकिन भारतीयों के पास इसका अभाव था। ये जहाजी बड़े इंग्लैंड से आते रहते थे, इस कारण से इनके पास रसद और सैनिक की कमी का अभाव नहीं रहता था। अब ये देख रहे हो यहाँ पर ये कुछ दिखाया गया है, ब्रिटिश कालीन चांदी सिक्का जिसमें महारानी विक्टोरिया की तस्वीर बनी है 1862 में। और अंग्रेजों लॉर्ड ये बेनेजली है, ये बेनेजली है, लॉर्ड बेनेजली। अंग्रेज अधिकारी कूटनीति का सहारा लेकर भारत में आक्रमण करते थे और बेनेजली की सहायता सैन्य नीति डलहौजी की विलय नीति थी। उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति को मनवाई थी और भारत में कुशल नेतृत्व का अभाव था। राजा आपस में लड़ते रहते थे, मतलब कुछ भी नियंत्रण नहीं, एक दूसरे के बस मार काट करवाना। दो शासकों में कभी कभी तो संघर्ष और विवाद होता था, तो एक पक्ष सहायता करके दूसरे को पराजित करते थे। उचित अवसर पाने पर पक्ष वाले शासक का भी विरुद्ध हो जाया करते थे। बस इनको वही चाहिए था, हमें बस शासन करना है, हमें शासन करना है। एक करके सबको समाप्त करते जा रहे थे। अब शब्दावली को देखते हैं। जो पिंडारी थी, पिंडारी शब्द, पिंडारी का क्या मतलब है, तो यह एक ये शायद बाहुबली मूवी जो आई थी 2 में, उसमें पिंडारियों को दिखाया गया है। यह लुटेरों का एक दल जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों शामिल थे और रेजिडेंट सहायक संधि स्वीकार करने वाले देशी राज्यों को दरबार में रहने वाला ब्रिटिश सैन्य अधिकारी। अब कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आज की कहानी थी यहाँ पर। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं। विलय नीति का संबंध किससे था, तो आपको पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को पराजित किया। जो पानीपत का तृतीय युद्ध था, मराठा संघ को पराजित किया। किसने किया, ये आपको बताना है। और फिर ये रहे कुछ क्वेश्चन। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ था और टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की सन किस सन में की थी। और फिर है प्रथम मराठा युद्ध के बारे में लिखिए, सहायक संधि क्या थी, डलहौजी राज्य हड़पने की नीति क्या थी। तो ये कुछ फैक्ट थे। फिर आप आज ये क्लास यहाँ तक रही। तो आज भारत में कैसे विस्तार हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में, अंग्रेजी सेना जो साम्राज्य था उसके बारे में, तो आप लोगों को, अपने दोस्तों को उनके पास भी शेयर करना है। और यह रिवीजन के अकॉर्डिंग है। रिवीजन में बहुत फैक्ट रहते हैं, इसमें मायने रखती है जो युद्ध हुए हैं और जो फैक्ट थे किन किन के बीच हुआ, ये बहुत मायने रखता है इतिहास में। तो आप लोग शेयर कर सकते हैं और इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसा आप कमेंट करेंगे फिर और नई एक सीरीज वीडियो बनेगी इसके आगे। तो यह समझने के लिए बहुत लाभदायी है और बहुत कॉन्सेप्ट बनाता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। बाय, गुड नाइट।